कौन कहता है कि उसका आशिक लंगड़ा है? दरअसल वो तो इसके इश्क में लहरा कर चलता है। जब ऐसा सोचकर एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में विचार करती है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और खुश हो रही होती है, और वह खिलखिला पड़ती है। अचानक से उसका प्रेमी, जो कि विकलांग है, दिव्यांग है, और अपनी बैसाखियों के सहारे जब उस घर के अंदर आता है, अब तो वह प्रेमिका उठकर उसको अपने सीने से लगा लेती है। बस इतनी प्यारी मोहब्बत उनकी वहाँ फूट पड़ी है, यानी कि वह महिला बहुत ही बेसब्र होते हुए उस आशिक को अपने पास उस बिस्तर पर लेटा लेती है, और बस उन दोनों के बीच में इस प्रकार का संबंध बनने लगता है जो कि शायद नहीं बनना चाहिए था। एक 3 बच्चों की माँ अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है, और बड़े ही ढंग से एक दूसरे को संतुष्ट करने के बाद वो जब वह बशीर वहाँ से जाने लगता है तो उसकी जो प्रेमिका है उसको रोकती और कहती है कि देखो, उसको ऐसे छोड़कर मत जाओ। दरअसल उसको तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही आगे की ज़िंदगी जीनी है। तुम हमेशा उसको ऐसे ही प्यार करो, इसी प्रकार से संबंध बनाओ, और वो उनको सब कुछ देगी जो कुछ उसके पास है। अब तो वह जो प्रेमिका है दोबारा से अपने प्रेमी को अपने सीने से लगा लेती है, और बस उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उन आंसुओं को पहुँचते हुए बशीर कहने लगता है कि बोलो, तुम क्या चाहती हो? अब तो उसकी प्रेमी कहती है कि वह बस हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। बस फिर तो उन दोनों के दिमाग में एक ऐसी प्लानिंग बनती है जिसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि कैसे एक पत्नी जो कि अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है और फिर अपने प्रेमी के साथ वही काम कर देती है जो कि मेरठ की मुस्कान ने सौरभ राजपूत के साथ किया था। दोस्तों, मेरठ का मुस्कान कांड यानी कि सौरभ राजपूत का जो मामला था वह इस प्रकार से खुलकर सामने आया। उसने पूरे देश के पति पत्नियों में एक ऐसा भयंकर खौफ पैदा कर दिया कि अब तो यानी कि पति नाम के जो शख्स है वो नीले ड्रम के नाम से भी डरने लगे हैं। आखिर क्या हुआ है इस पूरे मामले में, आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर राज क्या था और क्या हम सच में आपसे कहना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है अजमेर राजस्थान से। दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और दोस्तों, मैं आज जिनके प्यार बारे में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक महिला जिसका नाम जनता होता है, जनता जिसकी शादी करीब 10 साल पहले उसके पति मस्तान के साथ हो तो चुकी है, और वह उस मस्तान के 3 बच्चों की माँ भी बन चुकी है। एक दिन उसको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वह उन पैसों को निकलवाने के लिए ई मित्र के पास जा रही होती है। दोस्तों, हर गांव में ई मित्र जैसा एक व्यक्ति होता है जो कि POS मशीन को लेकर बैठता है, और वह आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड होते हैं आपके पास ATM के, उनसे आपको पैसे निकाल कर दे देता है। उसके लिए वो छोटा मोटा कमीशन भी लेते हैं, कुछ लोग तो फ्री में भी ये काम कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही वह जनता उस ई मित्र के पास जाती है, वह ई मित्र होता है बशीर खान। बशीर खान जो कि अपने शरीर से दिव्यांग है, उसके दोनों पैर ऐसे हैं जिनसे वह ढंग से चल भी नहीं सकता। दरअसल उसको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। अब तो उस ई मित्र केंद्र पर वह जनता पहुंचती है और वह उस बशीर से कहने लगती है, अरे तुम देखो ना, हमारे पैसे आए हैं या नहीं आए। अब तो बशीर खान द्वारा मशीन को ऑपरेट किया जाता है, और जब उस महिला का अंगूठा वहाँ पर लगाया जाता है तो यहाँ पर वह जो बशीर है वह कहने लगता है, अरे तुम्हारे तो हाथ बहुत सुंदर हैं। अब अपने हाथों की तारीफ सुनकर वह जो जनता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर जब वह हंसती है तो उसके खिलखिलाहट को देखकर बशीर दोबारा कहने लगता है, अरे तुम तो हंसती भी बहुत खूबसूरत हो। अब इस बात को सुनकर वह जो जनता है बस मन ही मन संकोच सी कर बैठती है और अपने चेहरे को ढक लेती है, और वह कहती है कि छोड़ो इन बातों को, उसको ऐसे मत बहलाओ, और दरअसल उसको ये बताओ उसके खाते में पैसे हैं या नहीं। अब तो बशीर उससे कहने लगता है, यार तुम्हारे खाते में पैसे हों या ना हों उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमको 2000 रुपये दे रहा है। अब तो बशीर अपने गले से 2000 रुपये निकालता है और उस महिला यानी जनता के हाथ में थमा देता है। अब जनता जैसे उन रुपयों को अपने हाथ में लेती है, वह कहने लगती है बशीर से कि वो पैसों को नहीं देगी वापस। अब तो वह बशीर कहता है कि मत दो,
वो उसने वापस लेने के लिए थोड़ी दिए हैं। जाओ मज़े करो। अब तो वह जो जनता है उन पैसों को लेकर नाचती कूदती आती है अपने घर में और अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मंगाती है खाने पीने की। एक ठंडा की बोतल भी मंगाती है और एक ठंडा की बोतल वह उस बशीर खाने के लिए भी भिजवाती है जो कि ई मित्र केंद्र में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बशीर उस ठंडा को पीकर काफ़ी ज़्यादा खुश तो होता है, लेकिन सोच रहा होता है यार उस पर मेहरबान कौन हो गया। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं बताता है कि यह जो मेहरबानी करी है यह उस महिला यानी कि जनता ने करी है। अब तो जनता का काम ऐसा शुरू हो गया था, यानी कि वह महिला अक्सर आया करती उस बशीर के पास और बशीर से पैसे ले जाया करती। बशीर भी उस महिला को पैसे देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ करता और उससे कहता कि बिल्कुल तुम ऐसे पैसे उड़ाओ जैसे कि तुम उसकी खुद की बीवी हो। अब इस बात को सुनकर वह महिला कहती है बस कहते ही रहोगे या करोगे भी कुछ, क्योंकि पत्नी कहना तो बड़ा आसान है लेकिन पत्नी जैसा रखना बहुत ही मुश्किल है। उसको कम से कम पति होने का सुख तो मिले। लेकिन जो बशीर है वह इस बात को ऐसे लेता है जैसे कि उसको कोई चुनौती मिली हो। अब तो वह बशीर अपने दुकान का शटर बंद करता है और उस महिला जनता के पीछे पीछे चल पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर वह जनता नाम की महिला के घर में चला तो जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि वहाँ पर उस महिला के अलावा और कोई भी नहीं है, यानी कि उस महिला का जो पति मस्तान है जो कि भट्टे पर काम किया करता है वह यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब तो वह जो महिला है बस अपना पल्लू नीचे गिरा देती है और उस बशीर से कहती है कि आओ उससे उसके पति जैसी मोहब्बत करो। दोस्तों कहीं ना कहीं बशीर भी इसी बात की ताक में था। बस वह भी अपना मतलब कि बैसाखियों को एक साइड में रख देता है और पहली बार उसका यानी कि बशीर का और जनता का दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं। यहाँ पर बशीर बड़े ही ढंग से उस यानी कि महिला को संतुष्ट करता है। महिला ऐसा प्यार पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है अरे मस्तान में तो दम ही नहीं है, वह तुम्हारे जैसे थोड़ी करता है, वह तो बस आता है और बस चला जाता है। यानी कि वह अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता और उसके बस की कुछ भी नहीं है। और वो 3 बच्चे कैसे पैदा हो गए खुद उसको मालूम नहीं, क्योंकि वह तो बस मस्तान को झेलती है, उसके बस की उसको सुख देना नहीं है। लेकिन अब बशीर की वह जो ट्रेन की टिकट जैसे खुल गई थी, अब तो वह रोज़ाना यानी कि जब भी उसको मौका मिलता वह आता और उस महिला जनता के साथ इसी प्रकार के संबंध बना लिया करता। दोस्तों अब तो इन लोगों के पास यानी कि वह जो मस्तान है उस महिला का पति, उसके पास एक ऐसा बर्डन सा आ जाता है कि उसको एक रिश्तेदारी में जाना होता है और वहाँ पर काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब उन पैसों का इंतजाम तो उसके पास है नहीं। यहाँ पर वह अपनी महिला यानी कि अपनी पत्नी जनता से पूछता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वह महिला उससे कहती कि नहीं उसके पास तो कोई पैसे नहीं है। एक काम करो, यदि तुमको पैसे ही चाहिए तो तुम सीधे बशीर के पास चले जाओ। दोस्तों अब तो वह जो लड़का है वह बशीर के पास जाता है और बशीर से करीब 5,000 रुपये उधार लेकर आता है। अब बशीर जानता है कि यह जो लड़का मस्तान है यह उस महिला यानी कि जिसके साथ उसके अवैध संबंध है उसका पति है। इसी बात पर वह राजी होते हुए उसको 5,000 रुपये देता है और मस्तान उन रुपयों को लेकर आता है और बहुत ही राजी होते हुए अपनी रिश्तेदारी में चला जाता है। अब उधर तो वो मस्तान अपनी रिश्तेदारी में गया है, इधर बशीर पीछे से हिलता हुआ लेकर अपनी बैसाखियों को सीधा आ जाता है जनता के घर में और जनता के घर में आकर जनता के साथ वही संबंध बनाने बस उनकी मोहब्बत आगे बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से समय बीतता है और करीब करीब 1 साल गुजर जाता है और इससे 1 साल के अंतर्गत यानी कि वह जो महिला जब लास्ट बार उस बशीर से संबंध बना रही होती है तो रोने लगती है, कहने लगती है कि अब उसको उस लड़के यानी कि मस्तान जो उसका पति है उसके साथ नहीं रहना है। दरअसल वह कमाता तो कुछ है नहीं और जो भी कमाता है जुए में हार जाता है, कभी कभी वह शराब पी कर भी आता है, लेकिन उसको जहाँ शारीरिक सुख देने की बात होती है वो तो उसके बस की बात है ही नहीं। अब इस बात को वह बशीर सुनता है तो वह उससे कहता है कि बोलो करना क्या है, अब आगे की कार्रवाई भी बताओ। यहाँ पर वह महिला जनता उसको बताती है कि दरअसल उसके पति को रास्ते से हटाना होगा। जब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहेगा फिर तो वह हमेशा बशीर की बीवी बनकर रहेगी। अब बशीर की भी शादी नहीं हुई है, बशीर भी चाहता है कि भाई उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो और यहाँ पर वह 3 बच्चों की जिम्मेदारी को भी उठाने के लिए तैयार था जो कि जनता के बच्चे थे। अब इस बात पर उन दोनों के बीच में एक ऐसी प्लानिंग बनती है, उस प्लानिंग को करने के लिए अब एक दिन जब उस
व्यक्ति यानी मस्तान को पैसों की ज़रूरत होती है तो वह अपनी पत्नी से पहले तो पूछता है और कहता है कि तुम बशीर के पास फ़ोन कर दो, दरअसल वह तुम्हें पैसे दे देगा। यहाँ पर वह जो बशीर उस दिन अपने ई मित्र केंद्र में नहीं होता है। दरअसल वह जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। अब तो वह महिला उससे कहती है कि वह तुम्हें दुकान पर नहीं मिलेगा, तुम्हें यदि उससे मिलना है तो तुम्हें जाना होगा उसके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने वाले खंडर में। दरअसल वह वहाँ पर बैठा हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस मस्तान को शराब पीने की लत सी लग गई थी, अब तो वह फ़ोन करता है बशीर के पास और बशीर भी उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उस खंडर में मौजूद हूँ और तुम यहाँ आ जाओ, आज आप लोग भी शराब पीना। अब इस बात को सुनकर जैसे ही वह मस्तान राज़ी होता है, बस वह नाचता गाता पहुँच जाता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने बने हुए उस खंडर में। अब दोस्तों, यहाँ पर बशीर जो कि पहले से ही मौजूद है, वह अब उस लड़के यानी कि मस्तान के साथ बैठकर वहाँ पर शराब पीने लगता है। लेकिन बशीर जो खुद अपने हाथों से उसको पिला रहा है, वह एक काम करता है, खुद तो बहुत कम लेता है लेकिन उस लड़के मस्तान को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है दोस्तों, जिसकी वजह से उस मस्तान को ना तो ज़्यादा होश है, ना ही वह ज़्यादा अपनी केयर कर पाता है। और अब तो वह जो बशीर है अब एक ऐसा अहम कदम उठाता है जिसके बारे में जानकर आप लोग दंग रह जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर जो बशीर जिससे मुर्गे वगैरह के कलम किया जाता है उसको लेकर आता है, उस धारदार वस्तु को लेकर अपने साथ आता है और अब वह उस वस्तु को चला देता है उस लड़के यानी मस्तान के गर्दन पर, उस व्यक्ति मस्तान की गर्दन पर। दोस्तों, जैसे वह गर्दन पर लगा है, अचानक खून के फुहारे फूट पड़े और बस वहीं पर तड़पने लगता है वह मस्तान, और मस्तान के गले से बहुत ज़्यादा खून तो निकलता है लेकिन तड़प तड़प कर मस्तान की वहीं पर मौत हो जाती है। जब तक वह मस्तान उसकी सांसें धड़कन चलना बंद नहीं होती तब तक तो वह जो बशीर है वहीं पर मौजूद होता है और फिर वह उसी धारदार वस्तु को वहीं यानी कि पेड़ों के नीचे फेंक कर अपनी 4 पहिए की स्कूटी को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। वह फ़ोन करके अपनी जो प्रेमिका है जिनका नाम जनता है उनको भी इन्फॉर्म कर देता है कि भाई ऐसा ऐसा उसने ये काम कर दिया है, अब तुम भी अपने घर से भाग निकलो या फिर अपने घर में ऐसे रहना जैसे कि तुमको कुछ भी मालूम ना हो। यह जो वाक़या घटित हुआ था यह तो रात दिन के करीब 12-1 बजे के लगभग हुआ था। अब तो शाम के समय जब कुछ बच्चे वहाँ से गुजर रहे होते हैं, अचानक वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी पड़ा हुआ है। वो लोग अब वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं तो वो समझ जाते हैं यह आदमी तो मस्तान है जो कि उनकी गाँव का रहने वाला है। लेकिन तो वो बच्चे वहाँ से भागते हैं और बस अपने घर में यानी कि सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे किसी ने उस मस्तान का वहाँ पर मर्डर कर दिया है। दोस्तों, उन लोगों की सतर्कता की वजह से वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है और राजस्थान पुलिस अब वहाँ पर पहुँचती है और अब उस लड़के यानी कि उस आदमी के शव को उठाया जाता है और उसको ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस जांच करने में लगी हुई है, पुलिस अभी उन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द ढूंढ रही है तो वहाँ पर वह धारदार वस्तु भी मिल जाती है। अब तो दोस्तों, यहाँ पुलिस जब उस मस्तान के घर में जाकर मस्तान की पत्नी जनता को यह खबर देती है तो जनता कहती है कि भाई मर जाने दो, उसका करना ही क्या था। दरअसल वह रोज़ाना शराब भी पीता है, वह रोज़ाना जुआ भी खेलता है। अब भाई हो सकता है किसी के पैसे उसने लिए हों, पैसे ना दे रहा हो इसीलिए उसने उसको मार दिया हो। अब इस बात के बारे में पुलिस बड़ी हैरान तो होती है, यार एक पत्नी जिसका पति मार दिया गया हो वह इतनी रूखी सूखी बातें कैसे कर सकती है। अब तो पुलिस को उस महिला पर शक होता है, वो महिला को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लेकर आते हैं। साथ ही साथ उस महिला की जो मोबाइल नंबर है उसको भी लिया जाता है और अब जब जनता के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो सीडीआर रिपोर्ट है वो निकाली जाती है तो यहाँ पर एक नंबर मिलता है। वह नंबर होता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन, क्योंकि इससे घंटों घंटों बातचीत किया करती है वह महिला जनता। अब जनता से जब उस नंबर के बारे में पूछा जाता है तो वह जनता बता देती है दरअसल ये नंबर बशीर खान का है जो कि ई मित्र केंद्र चलाता है उसी गाँव में। अब तो पुलिस उस लड़के बशीर खान को ढूंढने में जुटी हुई है और बस उस बशीर को भी वहीं के नज़दीक एक जो पेड़ों का जो जंगल सा बना हुआ है वहाँ से उस लड़के बशीर को भी पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आती है। अब थाने में दोनों मौजूद हैं। अब जब उनसे पूछा जाता है कि हाँ बोलो मस्तान का मर्डर किसने किया है, लेकिन यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि भाई मस्तान जो है उसको शराब पीने की बुरी लत थी और वह शराब पीता था और तो और उसने जुआ खेलने की भी बुरी आदत पाल रखी थी, वह जुआ भी खेलता है। अब हो सकता है भाई किसी से पैसों का झगड़ा हो गया हो उसका, इसी वजह से किसी ने उसकी जान ले ली हो, लेकिन उनको क्या मालूम। लेकिन अब पुलिस उससे पूछती है कि भाई ये तो बता तुझसे ये महिला इतने घंटों बातचीत क्यों करती है।
तो अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ अक्सर ये फ़ोन करती है पैसे वगैरह पूछने के लिए, क्योंकि उसके खाते में कितने पैसे आए हैं या नहीं आए। अब यहाँ पर पुलिस दोबारा काउंटर क्वेश्चन करती है और कहती है कि भाई इस सब बातों को पूछने के लिए 2-4 मिनट का टाइम लगता है, 2-4 घंटे का नहीं। और तुम्हारे कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक, तुम्हारी CDR रिपोर्ट के मुताबिक मालूम चलता है कि तुम्हारी घंटों घंटों बातचीत हुआ करती है। लेकिन उन घंटों की जो बातचीत में किस घंटे की बात करते हो भाई तुम? अब इस बात के बारे में कहीं ना कहीं ना तो जनता को जवाब दे पाती है, ना ही वह लड़का बशीर कुछ ज़्यादा जवाब दे पाता है। और बस अचानक से वह जो बशीर है वह कह पड़ता है कि ये जो महिला है जनता उसकी प्रेमिका है और अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और वह बातचीत भी करता है और उससे मोहब्बत भी करता है। इसी बात को अब जनता भी कहने लगती है कि हाँ वह बशीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बेइंतहा प्यार करती है और इतना प्यार करती है कि वह किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। अब इस प्रकार की जो बातें उनको सुन रही होती है पुलिस अब उससे कहती है तो फिर इसीलिए तुमने उस मस्तान को जान से मरवा दिया? अब यहाँ पर वह महिला भी कहती है हाँ बिल्कुल, उसने भी अपने पति को जान से मरवा दिया। लेकिन किसके द्वारा? जब पुलिस ये पूछती है तो मुस्कान उंगली के इशारे से उस बशीर की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहती है कि इस बशीर खान द्वारा। अब तो पुलिस बशीर खान की तरफ घूम गई है और बशीर से जब पूछते हैं कि हाँ भाई तेरे चलना तो बस की है नहीं, लेकिन तूने उस व्यक्ति का मर्डर कैसे कर दिया? लेकिन अब जो बशीर खान है वह अब एक ऐसी सच्चाई बताता है पुलिस के सामने, पूरे क्राइम सीन को रिकॉर्ड करता है, बताता है कि उसने कैसे कैसे उस व्यक्ति की जान ली है। यानी कि वह पूरी घटना को बड़े ही तसल्ली से बता रहा है कि कैसे उसने उसको शराब पिलाई और फिर जो मुर्गा वगैरह काटने के लिए जिस धारदार वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसी का उसने इस्तेमाल करके उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर जब बशीर ने अपना सारा जो गुनाह कबूल कर लिया, अब तो पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और उन दोनों को यानी कि कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके यानी कि अगले 6 दिन का रिमांड भी लिया है। और वहाँ पर वो लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्या क्या गलत काम करें या सही करें, उनके बारे में जो आगे की जानकारी उसको जुटा रही होती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनको जानकर हमको कहीं ना कहीं सचेत होने की, सावधान होने की, जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई ये जो हवस की जो आग है ना, ये कभी भी किसी भी शरीर में किसी भी वक्त जाग उठती है और जब ये जागती है तो फिर ये एक ऐसा काम करवा देती है जो कि अनैतिक होता है, जिसकी वजह से ये अवैध संबंध जन्म लेते हैं और फिर वो लोग अपने उन संबंधों को चलाए रखने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि शायद उनको जीवन में नहीं करना चाहिए था। इसीलिए दोस्तों आपसे कहा जाता है कि विवेक और संयम दोनों का सहारा लो। जब आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी फिर तो आप किसी भी गलत काम को करने से पहले 1000 बार सोचेंगे और ऐसा जो गंदा काम है उसको करने से डरेंगे। दोस्तों इन गंदे काम करने का जो फल होता है वह हमेशा बुरा ही होता है। और दोस्तों कोई भी चाहे कितना ही शातिर बदमाश बनता हो, उसको एक ना एक दिन तो कानून के हवाले खुद को करना ही पड़ता है। और फिर जब वो कानून द्वारा दी गई सज़ा उसको मिलती है तो वह सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। और दोस्तों आज जेलों में वही लोग फंसे पड़े हैं जिन्होंने अपने मन की बात मानी, अपने आप पर संयम नहीं रखा और उन्होंने अपना विवेक खो दिया और बस उसी जल्दबाजी में, उसी क्रोधवश जो गलत काम उन्होंने कर दिया उसी की वजह से वो लोग आज जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।